Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is Adler's ERG theory. It's a part of motivational chapter. Second theory we are going to cover today. एडलर जो है वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था जिसने 1969 में ये ERG थ्योरी लिखी और ये मास्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी है, 5 स्टेप थ्योरी, ये 5 लेवल थ्योरी जिसे कहते हैं, उसके मुकाबले में इसने 3 लेवल थ्योरी जो है वो लिखी, मतलब बयान की। आज हम इसको जो है वो डिटेल में देखेंगे कि वो अपनी इस थ्योरी में क्या कहता है। A 3 level hierarchical need theory of motivation that allow for movement up and down the hierarchy. अब ये कौन कौन सी है? नंबर 1 एग्जिस्टेंस नीड्स, नंबर 2 रिलेटेडनेस नीड्स और नंबर 3 ग्रोथ नीड। अब एग्जिस्टेंस नीड्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं ये नोट कर लें। इंक्लूड ऑल मटेरियल एंड फिजियोलॉजिकल डिज़ायर्स, जिसमें आपका फूड है, वाटर है, एयर है, क्लॉथिंग है, सेफ्टी है, ठीक है। इसमें तमाम के तमाम आपकी जो फिज़िकल जो है इफेक्शंस हैं, एफिलेशंस हैं एक दूसरे के साथ, ये तमाम के तमाम इसके अंदर आ जाते हैं एग्जिस्टेंस नीड में। ये इसकी जो फर्स्ट 2 लेवल्स मास्लो की हमने पढ़ी थी ना, फिजियोलॉजिकल और सिक्योरिटी के हवाले से, तो ये एग्जिस्टेंस नीड बेसिकली ये उन 2 लेवल्स को कवर करती है। अगेन आई रिपीट कि एग्जिस्टेंस नीड कवर ऑल मटेरियल एंड फिजियोलॉजिकल डिज़ायर इंक्लूडिंग फूड, वाटर, एयर, क्लॉथिंग, सेफ्टी, फिजिकल लव एंड अफेक्शन, ये तमाम के तमाम जो है ना ये इसमें एग्जिस्टेंस नीड में ये कवर करता है। उसके बाद रिलेटेडनेस नीड में क्या आएगा? रिलेटेडनेस नीड जो है वो इनकम्पासेस सोशल एंड एक्सटर्नल स्ट्रीम, रिलेशनशिप with significant others like family, friend, co-worker and employer। ये तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर आ जाती हैं। This also means to be recognized and feel secure, ठीक है। ये रिलेटेडनेस नीड के हवाले से मैंने आपको बताया है। अगेन आई रिपीट कि रिलेटेडनेस नीड में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। इट इनकम्पासेस सोशल एंड एक्सटर्नल स्ट्रीम, रिलेशनशिप विद सिग्निफिकेंट अदर्स लाइक फैमिली, फ्रेंड, कोवर्कर एंड एम्प्लॉयर, ठीक है। दिस आल्सो मीन्स टू बी रिकग्नाइज एंड फील सिक्योर एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप और फैमिली। ये मास्लो का 3 और 4 लेवल को कवर करती है रिलेटेडनेस नीड जिसे कहते हैं। अब आ जाएं, हम बात करते हैं ग्रोथ नीड के हवाले से। ग्रोथ नीड में क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं? इंटरनल स्ट्रीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दीज इम्पेल अ पर्सन टू मेक क्रिएटिव और प्रोडक्टिव एफर्ट ऑन हिमसेल्फ एंड द इन्वायरमेंट। इसकी एग्जांपल नोट कर लें। टू प्रोग्रेस टूवर्ड्स वंस आइडियल सेल्फ, दिस इंक्लूड डिज़ायर टू बी क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव। अब इसमें कौन सा हम कवर कर रहे हैं? इसमें ये जो इसका लास्ट लेवल है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ स्टीम का, वो हम इसमें ग्रोथ नीड के अंदर हम कवर कर रहे हैं। अच्छा, इंडिविजुअल वो अगले उस पर भी बता रहा है कि इंडिविजुअल हैव 3 बेसिक नीड्स, वही बता रहा है एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस, ग्रोथ नीड्स कॉरस्पॉन्ड टू मास्लो हायरार्की। कॉरस्पॉन्ड कहते हैं मसाबी के, मास्लो हायरार्की में जो उसने बताई उसके बराबर हैं। मॉडल डिफर इन हाउ नीड्स आर सेटिस्फाई, तो इसका जो मॉडल है कि वो हर पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है कि कैसे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। उनके हर बंदे की जो नीड्स हैं वो उसका मॉडल जो है वो उसके मुताबिक जो है वो डिफरेंट है। आपकी नीड और होगी, किसी और की नीड और होगी, कोई और कैसे सोचता होगा, आप कैसे सोचते होंगे, कोई किसी आपकी जो रिलेटेडनेस नीड और है उस किसी और की रिलेटेडनेस नीड और है। तो वो कहता है कि ये मॉडल जो है ना वो सबका जो है ना वो डिफर करता है। अब इसमें इसने मॉडल बनाया एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ का। ऑल नीड्स आर ऑपरेटिव एट वन टाइम, वो कहता है तमाम नीड्स जो है ना एट वन टाइम जो है वो ऑपरेट करती हैं। मिसाल के तौर पर आपको फिजियोलॉजिकल नीड्स की भी ज़रूरत है, आपको जिसको उसने क्या कहा एग्जिस्टेंस नीड, आपको रिलेटेडनेस नीड भी आपकी एक सेम टाइम में ऑपरेट करती है और आपकी ग्रोथ नीड भी सेम टाइम में ऑपरेट करती है। ये था एडलर ERG मॉडल। थ्योरी एक्स में क्या चीज़ है? थ्योरी एक्स में
वो ये बताते हैं कि मैनेजमेंट व्यू दैट अज्यूम्स वर्कर्स जनरली डिसलाइक वर्क एंड मस्ट बी फोर्स टू डू देयर जॉब। ये कहते हैं, इसमें ये मैनेजमेंट एक व्यू बयान करते हैं कि ये जूम किया जाता है कि ऑफिस में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं ना, वो काम को पसंद नहीं करते, उनसे फोर्सली काम लिया जाता है। इसको कहते हैं थ्योरी एक्स, मैनेजमेंट की थ्योरी है। अंडर थ्योरी एक्स द 4 assumptions held by managers are employees inherently dislike work and whenever possible will attempt to avoid it। एम्प्लॉयज़ काम करना पसंद नहीं करता और जब भी उसको मौका मिले वो इसको अवॉइड करता है, काम करने को नज़रअंदाज करता है। सिंस एम्प्लॉय डिसलाइक वर्क दे मस्ट बी कोरेसिड कंट्रोल्ड और थ्रेटन्ड एंड पनिशमेंट टू अचीव गोल्स। वो कहता है जब भी एम्प्लॉय ये काम करे तो कोरेसिव पावर कहते हैं, ये पावर के अपने फोर्सली उसको काम की तरफ लेकर आएँ, कंट्रोल करें या थ्रेट करें या पनिश करें, ताकि आपके गोल जो है वो अचीव हो जाए। ये एक मैनेजमेंट का व्यू है। एम्प्लॉय विल अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सीक फॉर्मल डायरेक्शन वेन एवर पॉसिबल। एम्प्लॉयज़ का जब दिल करता है वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करके ना वो अपनी मर्जी की डायरेक्शन जो है ना, जब भी मौका मिलता है वो उसको इख्तियार करना शुरू कर देता है। तो उसके लिए वो कहता है कि उनको अपनी कोरेसिव पावर यूज़ करें, कंट्रोल करें, थ्रेटन करें या पनिश करें, उनको उस काम की तरफ लेकर आएँ। थ्योरी वायर में भी बताता है मैनेजमेंट व्यू में कि मैनेजमेंट व्यू दैट एज्यूम्स वर्कर लाइक टू वर्क एंड अंडर प्रॉपर कंडीशन एम्प्लॉयज़ विल सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेटिस्फाई सोशल स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। थ्योरी वाई में ये मैनेजमेंट व्यू ये है कि ये एज्यूम करते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करना पसंद करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते हैं, ठीक है। वो जो है वो अपने सोशल स्टीम को, सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस को जो है वो सेटिस्फाई करते हैं काम करके, मतलब अपनी ग्रोथ भी करते हैं, लोगों से मेल जोल भी अच्छा रखते हैं और काम करना भी पसंद करते हैं। अब ये दोनों थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो इनको हर दफ़ा डांट पड़ती है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है, जो पढ़ना पसंद करते हैं, जो टाइम पर फौरी तौर पर जो है क्लास ज्वाइन करते हैं, चीज़ों को नोट डाउन करते हैं, और उसमें आप ये आउटकम भी देख लेंगे कि रिजल्ट्स में उन्हीं लोगों के मार्क्स हैं जो 10-15 लोग 10 to 15% लोग जो है वो रेगुलर क्लास ले रहे हैं और दिलचस्पी ले रहे हैं। अच्छा, इसके असम्पशंस ये बता रहा है, एम्प्लॉयज़ कैन व्यू वर्क एज बीइंग एज नेचुरल एज रेस्ट और प्ले। एम्प्लॉय काम को ऐसे ही लेता है जैसे नेचुरली वो रेस्ट और प्ले को लेता है, यानी कि एक इंजॉय करके वो काम करता है। पीपल विल एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन एंड a सेल्फ कंट्रोल इफ़ दे आर कमिटेड टू द ऑब्जेक्टिव। अगर जो इसमें थ्योरी वाई में काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो अगर ऑब्जेक्टिव के साथ कमिटेड हो जाते हैं तो फिर उनकी सेल्फ डायरेक्शन होती है और सेल्फ कंट्रोल होता है। उनको किसी को फोर्सली कहना नहीं पड़ता, उनको ज़बरदस्ती काम नहीं करवाना पड़ता। द एवरेज पर्सन कैन लर्न टू एक्सेप्ट इवन सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें कहते हैं एवरेज जो लोग होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को और उठाते हैं और काम को अच्छा परफॉर्म करते हैं। The ability to make innovative decisions is widely separate throughout the population and is not necessarily the sole responsibility of those in management position। वो कहता है कि सबकी जिम्मेदारी है ये कि वो इनोवेटिव डिसीजन लें, सब लोग मिल के काम करें। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये वही लोग काम करें जो मैनेजमेंट पोजीशंस पर हैं, ये सोल जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं सब रोल अपना अपना रोल अदा करें तो क्या होगा कि हम जल्दी ही किसी अच्छी डेवलपमेंट या ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। और ये एक एबिलिटी होती है डिसीजन मेकिंग की कि सब लोग इसके अंदर शामिल हैं, कि जितने भी लोग जो है वो इससे रिलेटेड। थ्योरी जेड में ये कहता है कि मैनेजमेंट फिलॉसफी दैट स्ट्रेसेस एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ कंपनी डिसीजन मेकिंग। ये देखिए मैंने क्यों आप लोगों की टीमें बनाई, क्यों मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करें, टॉपिक्स को डिस्कस किया करें, पढ़ने की आदत बनाएं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखें, लोगों के व्यूज़ को सुनना सीखें, बेयर करना सीखें। थ्योरी जेड में ये कहता है कि एक ऐसी फिलॉसफी है जो एम्प्लॉयज़ पर दबाव डालती है, स्ट्रेसेस करती है कि वो पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिसीजन मेकिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आप खुद देखें कि वो कैसे क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा डिसीजन ले सके। तो थ्योरी जेड के मुताबिक क्या है कि वो तमाम लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करें और जो है वो मिलकर इसको काम करें। और जब सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो एक एतमाद की लहर पैदा होती है, सब लोगों के अंदर एक सेल्फ स्टीम डेवलप होती है कि हाँ भाई ये लोग तो जो है वो हमें भी शामिल कर रहे हैं, हमारे भी जो है वो इसकी हिस्सा हैं, वो हमें भी हिस्सा बना रखा है इन लोगों ने।
अच्छा, मोटिवेशनल प्रोसेस हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन फिर इसको थोड़ा सा मजीद देख लें। फोर्सेस एक्टिंग ऑन विद इन पर्सन दैट कॉज स्पेसिफिक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये आपकी इनर ड्राइव्स हैं, ठीक है। ये जो आपके इंटरनल फोर्सेस हैं जो आपको आपके गोल्स की तरफ और डायरेक्टेड बिहेवियर की तरफ लेकर जाती हैं। फिर मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिव क्या है कि वो भी कि जब आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं तो फिर क्या होता है कि उस मोटिवेशन से आप प्रोडक्टिविटी की तरफ जाते हैं और इदारा जो है वो तरक्की करता है। फिर मैनेजमेंट जॉब इज़ टू चैनल एम्प्लॉयज़ एनर्जी टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। उसमें ये है कि मैंने जैसे आपको बताया थ्योरी जेड के अंदर अगर तमाम लोगों को आप इन्वॉल्व करेंगे, उनके वो एनर्जाइज होंगे, उनकी एनर्जी आएगी और तमाम मिलकर जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को वो अचीव करेंगे। मोटिवेशन के बारे में कहा जाता है वाई इज सो डिफिकल्ट। मोटिवेशन इज द सेट ऑफ फोर्सेस दैट कॉज पीपल टू एंगेज इन वन बिहेवियर रेदर देन सम अल्टरनेटिव बिहेवियर। ये एक आपका बिहेवियर को डेवलप कर देता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। नीड से स्टार्ट होता है, आप नीड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर लेकर आते हैं। उससे फिर आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं और उसके साथ आप लेकर जो है वो अपनी जो भी आपकी बेसिक नीड्स होती हैं, वो फिजियोलॉजिकल हों, आपकी सोशल हों, आपकी सेफ्टी की हों, सेल्फ इस्टीम की हों या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की हों, आप उसको लेकर उसको पूरा करते हैं और फिर जो है वो अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं। एनर्जाइज क्या होती है, क्या चीज़ एनर्जाइज करती है? याद रखेंगे जो अनसेटिस्फाइड नीड्स होती हैं ना, वो उसको हम किस तरह देखते हैं, हम डेफिशिएंसीज को फाइंड आउट करते हैं जो हमें टाइम टू टाइम जो है वो हमें हमारी नीड्स और उसके सेटिस्फेक्शन के दरमियान हमें पाई जाती है। फिर एनर्जाइज़र क्या चीज़ों को कवर करता है, आपकी जो टेंशन्स होती हैं, आपकी फीलिंग ऑफ अनरेस्ट होता है, मेक एफर्ट टू डू, ये एनर्जाइजर्स लगाकर क्या करते हैं कि वो आपको आपकी इंटेंशंस को ख़त्म किया जाता है। गोल डायरेक्टेड एफर्ट्स क्या हैं, प्रोवाइड फोकस फॉर एनर्जी रिलीज। ये भी आपको देखो, जब गोल आपको मिल गया तो इसका मतलब क्या है कि आपका फोकस बन गया, आपकी बहुत सारी एनर्जी जो है वो ज़ाया होने से बच गई और आप उस एनर्जी को लेकर आपने इसको अपने काम को, अपने गोल को अचीव किया और आसानी के साथ आपने उसको अपने टारगेट को लेकर आगे बढ़े और सब के साथ मिलकर आपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव